गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है यानी आरोह भाग 2 के जो उषा नामक पाठ है, इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। आरोह भाग 2 में जो काव्य खंड है, इससे पहले हम लोगों ने वितान का जो दूसरा चैप्टर यानी जूझ जो था उसका हम लोगों ने अध्ययन किया और आज हम लोग आरोह भाग 2 के काव्य खंड उषा नामक पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उषा नामक जो कविता है, इस कविता के विषय में जानने से पूर्व सबसे पहले इस कविता के जो रचयिता है यानी जो रचनाकार हैं, उनके विषय में संक्षिप्त हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे कि जो उषा नामक कविता है इसके रचनाकार कौन है और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं इनके विषय में हम लोग संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं यह उषा नामक कविता। हम लोगों ने इससे पहले जो कविता पढ़ी जिसका नाम था सहर्ष स्वीकारा, जिसके रचयिता ने थे गजानन माधव मुक्तिभोग। और यह नेक्स्ट कविता है, सहर्ष स्वीकारा है के बाद दूसरी जो कविता है इसका नाम है उषा। उषा कविता जो है, उषा कविता के जो रचनाकार हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर। आपके बुक में दिया होगा, देख लीजिएगा, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, उषा नामक कविता के रचनाकार का क्या नाम है? शमशेर बहादुर सिंह। तो इनके विषय में हम लोग सबसे पहले अध्ययन प्राप्त करते हैं। इनका जो जन्म है, शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को देहरादून में। कहाँ हुआ था? शमशेर बहादुर जी का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था, जो कि उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 12 मई 1993। शमशेर बहादुर जी की मृत्यु 12 मई 1993 को अहमदाबाद यानी गुजरात में, इनकी मृत्यु 12 मई 1993 अहमदाबाद में हुई थी। इनके माता पिता के विषय में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। शमशेर बहादुर जी की माता का जो नाम था, वो माता का नाम जो था वो परम देवी, कहीं कहीं पुस्तक में आपको परमा देवी नाम से भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। उनकी माता का नाम परम देवी था तथा पिता का नाम तारीफ सिंह, नाम से ही स्पष्ट है, तारीफ सिंह। और इनके भाई थे, इनके भाई का क्या नाम था? तेज बहादुर। शमशेर बहादुर और तेज बहादुर, इन दोनों भाइयों के बीच जो समय अंतराल था, यानी जो छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में अंतराल था, वो महज 2-2.5 साल का था, बहुत कम अंतराल था। इसीलिए उनकी जो माता थी वह, यानी उनकी माता जिनका नाम परम देवी था, तो वो क्या करती थी, अपने दोनों पुत्रों से अत्यधिक स्नेह करती थी। तो स्नेहवश अपने दोनों पुत्रों को, यानी तेज बहादुर को और शमशेर बहादुर को, इन दोनों पुत्रों को राम और लक्ष्मण की संज्ञा दे दी थी। अपने दोनों पुत्रों को राम और लक्ष्मण कह के पुकारती थी। और दुर्भाग्य कहे या विधि का लिखा हुआ था कि शमशेर बहादुर मात्र 8 या 9 वर्ष के रहे होंगे, महज 8-9 वर्ष के रहे होंगे, तभी उनकी माता का निधन हो गया। बहुत ही कम आयु में ही उनकी माता का निधन हो गया। इनकी पत्नी का नाम, शमशेर बहादुर जी का विवाह जो था वो महज वो 18 वर्ष के थे। 18 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह सन 1929 ईस्वी में, इनका विवाह सन 1929 ईस्वी में हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? धर्मवती। इनकी पत्नी का नाम जो था वो धर्मवती था। इनका भी, शमशेर बहादुर और इनकी पत्नी का भी संबंध ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी को टीबी की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार आपसी संबंध जो था, संबंध मतलब वो काफ़ी समय तक उनका साथ नहीं दे पाई। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा। अब हम पढ़ेंगे कि शमशेर बहादुर जी की शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई। तो
तो शमशेर बहादुर जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, प्रारंभिक मतलब बेसिक प्राइमरी जो एजुकेशन था, उनका प्राइमरी एजुकेशन देहरादून में हुआ था और वो जो उनका ननिहाल था, शमशेर बहादुर का ननिहाल जो था वो देहरादून में था और वहीं देहरादून में ही रह करके शमशेर बहादुर जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट की थी। ठीक है, उसके बाद जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हाई स्कूल और सेकेंडरी इत्यादि, स्नातक, स्नातकोत्तर इत्यादि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी गोंडा और प्रयागराज। प्रयागराज से आप परिचित हैं, इससे पहले आपको पुस्तक में इलाहाबाद मिलेगा, तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा प्रयागराज। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो देहरादून में, और जो हाई स्कूल और जो उच्च शिक्षा थी वो गोंडा और प्रयागराज में संपूर्ण हुई थी। इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, शमशेर बहादुर की बहुत सी, इन्होंने कविता भी लिखा है, इन्होंने निबंध भी लिखा है, बहुत सी ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनका इन्होंने संपादन भी किया है। इनको किसी एक क्षेत्र विशेष में बांध करके नहीं रखा जा सकता, लेकिन सभी कृतियों को स्थान दे पाना थोड़ा कठिन है, इसलिए जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, इन महत्वपूर्ण कृतियों को हमने लिखा है। कुछ महत्वपूर्ण कृतियां आपको पुस्तक में मिल जाएंगी, और कुछ अन्य कृतियों के विषय में अगर आप अध्ययन प्राप्त करना चाहते हैं तो नेट इत्यादि पे जाकर के इनके विषय में आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण कृतियां। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां में सबसे पहले आती है कविता। तो जो हमारे कोर्स में, जो हमारे सिलेबस में, पाठ्यक्रम में दी हुई है कविता, उसका नाम है उषा। तो यह जो इनके द्वारा कई कविताएं, उषा के अतिरिक्त भी इनके द्वारा कई रचित कविताएं हैं। तो इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण कविता है, तो हम आगे देखते हैं। चुका भी नहीं हूं मैं, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कविता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, जिसका नाम है चुका भी नहीं हूं मैं। इस कविता को इन्होंने लिखा था 1975 ईस्वी में। फिर इतने पास अपने, यह कविता की इन्होंने रचना की थी 1980 में। इतने पास अपने 1980 में। बात बोलेगी, इस कविता की रचना 1981 में हुई थी। काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, इसकी कविता की यह जो रचना है ये 1988 में हुई थी। ठीक है, इस कविता की रचना 1988 में हुई थी। निबंध संग्रह, निबंध संग्रह इनका दो आब, निबंध संग्रह का क्या नाम है? दो आब। नेक्स्ट कहानी संग्रह क्या है? प्लाट का मोर्चा। इनके द्वारा जो रचित कहानी संग्रह उसका नाम है प्लाट का मोर्चा। जो प्रमुख रूप से इनको सम्मान दिया गया था, इनकी साहित्य रचना, इनकी सृजनशीलता से प्रसन्न होकर के हिंदी साहित्य द्वारा जो भी सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं, वो सम्मान इस प्रकार है कि 1977 यानी 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनको 1977 ईस्वी में यानी 77 ईस्वी में इनको एक साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने सर्वोच्च सम्मान है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, जिसका नाम है जिस रचना के लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया, उस रचना का नाम है चुका भी नहीं हूं मैं। रचना का क्या नाम है? चुका भी नहीं हूं मैं। और इसके लिए चुका भी नहीं हूं मैं, यह काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया गया। नेक्स्ट इनको मैथिली शरण, आपने नाम सुना है मैथिली शरण गुप्त का, आपके 10th में, आई होप 10th में ये होगा, मनुष्यता नामक पाठ मैथिली शरण गुप्त की। तो उनकी कविता तो मैथिली शरण के नाम से इनको पुरस्कार से विभूषित किया गया। फिर 1989 में इनको कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार इनको बहुत महत्वपूर्ण, अन्य भी कई महत्वपूर्ण सम्मान से इनको विभूषित किया गया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सम्मान को हमने यहाँ पे लिख रखा है। नेक्स्ट संपादन कार्य, इन्होंने जिनका संपादन किया है उसमें महत्वपूर्ण है उर्दू हिंदी कोश।
ये जिस प्रकार जिस प्रकार हिंदी पर इनका ज्ञान था या हिंदी पर जिस प्रकार इनका अधिकार था, उसी प्रकार यह उर्दू भाषा के भी बहुत ही जानकार थे, बहुत ही जाने माने लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो उर्दू हिंदी कोश के रूप में इन्होंने संपादन कार्य किया और कहानी और नया साहित्य के रूप में भी इस प्रकार इन्होंने संपादन कार्य किया। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हम आपसे साझा करना चाह रहे थे। इसके साथ आपके पुस्तक में कुछ बातें दी हुई हैं जिसको हम एक बार पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और इनके विषय में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि शमशेर बहादुर सिंह जी जो है, इनकी जो साहित्य रचना है, इनको आधुनिक कवि के रूप में जाना जाता है। इन्हें आधुनिक प्रगतिवादी कवि के रूप में जाना जाता है। इन्हें जो दूसरे तार सप्तक के रचनाकार के रूप में इनकी भूमिका जानी जाती है। तो हम देखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य में शमशेर बहादुर सिंह का नाम दूसरे सप्तक यानी जो अंग्रेज जी द्वारा जानी जाती है, दूसरे सप्तक के कवियों में आता है। इनका जन्म 13 जनवरी 1911, तो इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। हम पढ़ेंगे काव्यगत विशेषताएं। इनकी कौन कौन सी काव्यगत विशेषताएं थी जिसको हमें पढ़ना है। शमशेर बहादुर जी की कविता का एक संधि स्थल पर खड़ी है। इनकी जो कविता है, इन्होंने जो कविता की रचना की से एक संधि स्थल का मतलब क्या होता है? जोड़। एक तरफ दूसरी विचारधारा है, एक तरफ दूसरी विचारधारा का समावेश देखने को मिलता है। एक तरफ कविता में चित्रमय यानी शब्दों के द्वारा चित्र खींचे जाते हैं। शब्दों के द्वारा, कविताओं के द्वारा जो है एक प्रकार का संगीत जो है पैदा किया जाता है, आनंद की अनुभूति होती। तो और एक तरफ जो है वो वैचारिक समुन्नत का बोलबाला है। एक तरफ मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी विचारधारा है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी इंद्रियों से परे है। तो इन दोनों के बीच यानी शब्दों के द्वारा एक कलात्मक रूप से चित्र खींचना, एक प्रकार का मधुर संगीत उत्पन्न करना, और एक तरफ वैचारिक समुन्नत, वैचारिक परिपक्वता, इंद्रियों से परे यानी लौकिक अलौकिक के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, इन दोनों के मध्य में यह खड़े हैं। शमशेर बहादुर जी की जो रचना है इन दोनों के मध्य है। कहने का अभिप्राय क्या है? इनमें कुछ विशेषताएं जैसे शब्द चित्रात्मकता, सौंदर्यात्मकता, या फिर काव्य के द्वारा संगीत उत्पन्न करने का गुण, ये इनको प्राप्त है। इसके साथ साथ जो वैचारिक गंभीरता है, ये भी आपको इनकी कविता में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। तो क्या है? शमशेर बहादुर जी की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला, संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता व अमूर्तता की। मूर्तता मतलब कि जैसे कोई स्टैच्यू हो या कोई भी चीज जिसको हम टच कर सकते हो, छू सकते हो, स्पर्श करके हम उसका एहसास कर सकते हो कि यह ठोस है या यह द्रव है, या फिर हम ये मुलायम है। कैसे महसूस करते? किसी चीज को जब हम स्पर्श करते तो उस मूर्त रूप जो होता है उसका हम आकार बताते हैं कि लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, इस गोलाकार है, तो इस प्रकार त्रिभुजाकार है, तो हम आकार बता सकते हैं। तो उसको हम मूर्त रूप, एक आकार देते हैं। और अमूर्त रूप, अमूर्त मतलब कि जिसको कोई हम आकार नहीं दे सकते। जैसे हमारी फीलिंग्स होती है, जैसे हमारी बहुत सी फीलिंग्स होती हैं कि जिसको हम शब्दों के द्वारा हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, शब्दों के द्वारा हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते। अमूर्त चीजें, बहुत सी चीजें होती हैं जो हृदय की अनुभूतियां होती हैं, जिनको हम शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर सकते। जैसे पानी का शेप होता है, किसी भी ग्लास में डालिए तो उसी जैसा शेप आकार ले लेता है, तो उसी प्रकार जो है यह अमूर्त चीज, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन मतलब वही वाली बात कि लौकिक मतलब जो हमें अपने नेत्रों के द्वारा देख सकते हैं, और अलौकिक
अलौकिक का अभिप्राय क्या है कि मतलब जिसको हम अपनी इंद्रियों से परे सोच करके, इंद्रियों से परे हट करके जिसके विषय में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें इनका जो है बहुत ही अच्छी कमांड है या अच्छी पकड़ है, अलौकिक की है। बताइए कि ये दोनों के बीच में मध्य खड़े, एक तरफ इनकी कविता में जो है चित्रात्मकता का गुण है, संगीतात्मकता का गुण है, मतलब कविता में मधुरता है, एक सौम्यता है, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इनकी कविता में अमूर्त चिंतन का भी समावेश देखने को मिलता है। मूर्त चिंतन के साथ साथ लौकिकता के साथ साथ अलौकिकता का भी सौंदर्य देखने को मिलता है। तो दोनों का सौंदर्य एक साथ ले चलने का हुनर जो है शमशेर बहादुर सिंह जी में विद्यमान है। जब आप इनके द्वारा रचित कविता उषा पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मेरे कहने का अभिप्राय क्या है। एक तरफ शब्द के द्वारा एक चित्रात्मकता की अभिव्यक्ति और एक दूसरी तरफ वैचारिक जो अमूर्तता है उस अमूर्तता को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है, जिस कारण इनके काव्य में मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जिस कारण अतिशय व्यक्तिवादिता इनकी कविता का मुख्य स्वर बन गया है। विचारों के स्तर पर इन्हें प्रगतिशील माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनके द्वारा जो भी रचनाएं इन्होंने रची है उसमें स्वतंत्रता, प्रगतिशीलता, जो भी पुरातन विचारधारा है उन विचारधाराओं का खंडन करते हुए एक प्रकार से एक संघर्षमयी प्रवृत्ति इनके स्वभाव में विद्यमान है। तो जो जैसा उनका व्यक्तित्व है उसी प्रकार की उनकी रचनाएं में पूरी तरह से मुखर हैं, पूरी तरह से अपनी बातों को, अपने अनुभूतियों को स्पष्ट करने में सक्षम हैं। समाज में व्याप्त कुंठित प्रेम इनकी कविताओं का मुख्य विशेषता है। कहने का मिला जुला के अभिप्राय यह है कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में प्रगतिशीलता का गुण विद्यमान है। इनमें शब्द शक्ति के द्वारा जो सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है वह शब्द शक्ति के द्वारा सौंदर्य करने का सामर्थ्य, कुवत इनके अंदर है, और उन्हीं शब्द चित्रों के आधार पर वह मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने में भी यह सक्षम है। तो इस प्रकार इनकी यह काव्यगत विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे भाषागत विशेषताएं। पहले ही हमने आपको बताया कि शमशेर बहादुर जी के विषय में एक महत्वपूर्ण बात है कि इनको दोनों भाषाओं पे यानी हिंदी भाषा और उर्दू भाषा, दोनों भाषा पर एक अच्छी खासी पकड़ थी। इन्हें जिस प्रकार इन्होंने हिंदी कोश तैयार किया उसी तरह से उर्दू कोश भी इन्होंने तैयार किए। तो दोनों पर इनका अच्छी खासी जो है पकड़ है। शमशेर बहादुर जी प्रयोग धर्मी कवि है। जाहिर सी बात है, जब भी कोई जितने भी रचनाकार होते हैं वो प्रयोग धर्मी होते हैं। कैसे प्रयोग धर्मी? मतलब कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए, नए नए प्रयोग करते रहिए। कविता की रचना कैसे होगी? जब आप नए शब्दों, कविता क्या है? एक प्रकार का शब्द क्रीड़ा है। शब्दों के द्वारा हम खेल खेलते हैं, नए नए शब्दों को जोड़ते हैं, हटाते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। तो इस प्रकार कविता की रचना होती। तो शमशेर बहादुर जो है प्रयोग धर्मी कवि के रूप में जाने जाते हैं कि नए नए प्रयोग हमेशा करते रहते। कविता सफल हो असफल इससे कोई मतलब नहीं, कविता को सम्मान मिले या ना मिले कोई मतलब नहीं, लेकिन वह कविता को नए नए प्रयोग के द्वारा अपने हृदय की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए प्रयोग धर्मी है, इसलिए वो क्या करते हैं, उनके काव्य में आए दिन नए नए प्रयोग देखने को मिलते हैं। नए नए प्रतिमान, जो नए नए रूप, नए नए प्रतीक चिन्ह, नए नए उदाहरण, नए नए बिंब, जो बिंब अर्थात श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब, बहुत से ऐसे बिंब है जिसके बारे में हमने आपको बताया था, तो उन सब की बात करते हैं। तो नए नए प्रतिमान, नए नए बिंबों का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। उनकी यह प्रयोग धर्मिता मतलब प्रयोग धर्मिता, शब्दों से रंग रेखा, अपने नए नए वो प्रयोग करते हैं शब्दों के द्वारा। वह एक प्रकार का जैसे स्केच करते हैं ना, हम आकृति, जब भी हमें कोई एक सामान्य रूप से जब भी आपको रंगोली या कोई भी चित्र बनाना होता है, सबसे पहले हम उसका एक खाका तैयार करते हैं, ठीक है, फिर उसमें हम रंग भरते हैं। ऐसा नहीं पहले रंग भरना शुरू नहीं करते। तो उसी प्रकार जो है शमशेर बहादुर पहले एक प्रकार का खाका खींचते हैं, शब्द चित्र तैयार करते हैं, फिर उसमें अपने भावना के जो है रंग भरते हैं।
तो शब्दों के रंग, रेखा, स्वर, कूंची की अद्भुत चित्रकारी प्रस्तुत करते हैं। उर्दू शायरी का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। परिलक्षित माने दिखाई देता है। इनकी जितनी भी कविता देखेंगे, इनकी कविताओं में, कविता की बात छोड़िए, साहित्य की में जो भी इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य के साथ साथ उर्दू साहित्य का समावेश जो है बढ़ चढ़ करके देखने को मिलता है। इन्होंने अपने काव्य में संज्ञा व विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। कहते कि इन्होंने अपनी कविताओं में संज्ञा और विशेषण, बहुत ज्यादा संज्ञा और विशेष, संज्ञा यानी नाम इत्यादि, संज्ञा और विशेषण के स्थान पर सर्वनाम को, क्रिया को और अव्यय इत्यादि को, इन्होंने कई मुहावरों को इन्होंने अपनी रचनाओं में समावेशित किया है। उनकी कविताएं चित्रमयी होने के साथ साथ नाद सौंदर्य, नाद मतलब ध्वनि, इनकी जो कविताएं हैं वो एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम है, जो पाठक को श्रव्य दृश्य रूप से आमंत्रित करती है, जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जो इनके द्वारा इनकी जो भाषा शैली है बहुत ही समुन्नत भाषा शैली की कोटि में जानी जाती है। इसमें उर्दू शब्दों का भी समावेश है, हिंदी शब्दों का भी समावेश है, और इनकी जो भाषा है इसमें मुहावरेदार भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार इनकी जो संक्षिप्त जीवन परिचय था शमशेर बहादुर का, वो हमने अध्ययन किया। एक बार हम पुनः देख लेंगे। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 देहरादून, मृत्यु 12 मई 1993 को अहमदाबाद। माता का नाम परम देवी, पिता का नाम तारीफ सिंह, भाई का नाम तेज बहादुर, पत्नी का नाम धर्मवती था। तो इस प्रकार इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो देहरादून में होती है, उच्च शिक्षा जो होती है वो प्रयागराज, गोंडा और प्रयागराज में कंप्लीट होती है। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है चुका भी नहीं हूं मैं, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा जो संपादन कार्य किया गया है वह उर्दू हिंदी कोश है और कहानी व नया साहित्य है। तो इस प्रकार यह हमारे जो शमशेर बहादुर जो उषा नामक कविता के रचनाकार थे, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उषा नामक कविता के विषय में अध्ययन करेंगे। उषा मतलब कि भोर, जो प्रातःकालीन वेला होती है, जब तक सूर्योदय नहीं हुआ, रात्रि का अवसान और सूर्योदय के प्रारंभ से पहले की जो घटना होती है आकाशमंडल में, तो उसके विषय में कवि ने अपने शब्द चित्र के माध्यम से हमें वह भोर का दृश्य जो है दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार जब सुबह यानी भोर का जो समय होता है, यानी रात्रि अवसान पर होती है, रात्रि समाप्ति की ओर होती है और अभी सूर्योदय नहीं हुआ रहता है, उस समय तक जो भोर का जो दृश्य है वो दृश्य कितना मनमोहक लगता है, वह दृश्य कितना आकर्षक लगता है, इसका चित्र, शब्द चित्र कवि ने खींचने का प्रयास किया है। हमारे सामने बताते हैं कि किस प्रकार भोर का जो समय होता है उस प्रकार आकाश किस प्रकार निर्मल होता है, उसकी साम्यता किस प्रकार नीले शंख से कवि ने की है। फिर उसके बाद कवि किस प्रकार बताते हैं कि उस कुछ समय बाद जो आकाश का जो रंग होता है वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने गांव में जो मिट्टी का घर होता है, मिट्टी का घर या जो जहाँ पे खाना रसोई इत्यादि बनते हैं, तो वहाँ पे मिट्टी के घर को मिट्टी की जो जमीन होती है उसको किस प्रकार लीप दिया जाता है और उसका जो कलर होता है यानी गहरा रंग जो होता है वो गहरा रंग लिए हुए आकाशमंडल की शोभा के साथ साम्यता स्थापित करने का प्रयास कवि ने किया। इसके साथ साथ कई उपमान कवि ने दिए। इसके साथ कवि बताते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी ने जो गांव में प्रयोग किया सिलबट्टा, आजकल तो सिलबट्टा का प्रयोग लगभग समाप्त हो गया, लुप्त प्राय जैसा हो गया है, लेकिन जो सिलबट्टा होता है सिलबट्टे पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने केसर जो है वो पीस ली हो, तो पूरा केसर जो है वो फैला पड़ा हो। और इसके साथ अन्य एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जब सूर्योदय होने वाला, सूर्योदय जब होता है तो ऐसा लगता है कि आकाश मंडल जो है एक प्रकार की नदी या समुद्र जैसा, मतलब पानी जैसा माहौल हो और उसमें कोई एक सुंदर गौर वर्ण की नायिका हो
जो अत्यधिक, जिसका रंग जो है अत्यधिक सुंदर यानी भूरा रंग हो, और वह गौर वर्ण की नायिका उस नीले जल में स्नान कर रही हो। तो नीला आकाश, यानी नीला आकाश का मतलब क्या हो गया कि जल से साम्यता उसकी बताई गई। और जो गौर वर्ण यानी सूर्य उदय, सूर्य की चमक, इससे कवि ने साम्यता स्थापित करने का प्रयास किया। तो वह दृश्य जो हम ये कहें कि अक्सर ऐसा होता है कि हम उस दृश्य को कभी महसूस ही नहीं कर पाते, कभी उस दृश्य को हम कभी सोच भी नहीं सकते, देख भी नहीं पाते। उस दृश्य का वर्णन हमारी आंखों के सामने एकदम सजीव सचित्र वर्णन जो है शमशेर बहादुर जी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो जब हम इस कविता का सारांश, कविता का प्रतिपाद्य पढ़ेंगे और संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग होमवर्क के रूप में शमशेर बहादुर जी का जो जीवन परिचय है, जितना हमने बताया इतना ही नहीं, इसके आगे भी आप लोग सर्च करके इतना पूरा जो कॉपी में, बुक में आपने दिया, आपके में दिया हुआ है, उसको आप पूरा जीवन परिचय अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और इसके साथ साथ उषा नामक कविता का आप उषा नामक कविता आप लोग पढ़ के नेक्स्ट क्लास में आप लोग आएंगे, तो हम लोग पढ़ने में, हम समझने में हम लोग को आसानी होगी। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।